हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल दैट इज फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स। और बेसिकली ये चैप्टर रिलेट करता है चिल्ड्रन से और वुमेन से। हम इसमें बात करने वाले हैं कुछ सर्टेन गाइडलाइंस जो WHO ने रिकमेंड करी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्पेशल कंसीडरेशंस के बारे में। सो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करने वाले हैं WHO ने जो गाइडलाइंस रिकमेंड करी है फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, वो क्या है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर है, साथ में हमें कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज उसमें परफॉर्म करनी है, साथ में जो क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन स्लीप एंड अदर रिक्वायरमेंट। सो हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक दैट इज एज ग्रुप। एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो अलग अलग है दैट इज बेबीहुड और इन्फेंसी। और इसकी अगर हम एज की बात करें दैट दिस इज 0 to 1। और इसमें अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तो ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टोरी और रीडिंग में बहुत ज्यादा स्टोरी हम जब उनको सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं तो वो बहुत पसंद करते हैं। तो ध्यान रखना है कि उनको एनकरेज करना है कि वो रीड करें और स्टोरी उनको सुनाई जाए। उनको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है। मोबाइल फोन बेसिकली उनके लिए रिकमेंडेड नहीं रहते। और अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ 30 मिनट्स की फ्लोर एक्सरसाइजेज है उनके लिए, बिकॉज जो 1 साल का बच्चा होता है ऑटोमेटिकली वो चलना नहीं सीख पाता अच्छे से अभी। तो उनके लिए सिर्फ फ्लोर एक्सरसाइजेज, जो फ्लोर एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो उसमें क्रॉलिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, यही एक्टिविटीज जो बेसिकली वो परफॉर्म करते हैं। और अगर इसके बाद में बात करें स्लीप क्वालिटी, स्लीप टाइम की, तो उनके लिए 14 to 17 आवर्स की जो स्लीप है वो रिकमेंडेड होती है। और ये 14 to 17 आवर्स की स्लीप सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, जो 3 मंथ्स या 0 मंथ से 3 मंथ्स के जो बेसिकली बच्चे हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, उनके लिए 14 to 17 आवर्स। और उसके बाद में 4 to 11 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 12 to 16 आवर्स की स्लीप रिकमेंडेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज की तो दैट इज बेसिकली फ्रॉम 1 to 2 इयर्स, 1 साल से 2 साल के बच्चों के लिए। तो इसमें भी ध्यान रखना है स्क्रीन टाइम इनके लिए भी रिकमेंड नहीं किया जाता। और अगर तो हम बात कर रहे हैं 2 साल के बच्चों के लिए, तो 1 साल के बच्चों के लिए कोई स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन 2 साल के बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो उनको 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना है। और फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो एटलीस्ट 180 मिनट्स मींस 3 आवर फिजिकल एक्टिविटीज उनको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो एटलीस्ट 11 to 14 आवर्स और 14 आवर्स की क्वालिटी स्लीप उनको रिकमेंड की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 3 to 4 इयर्स के बच्चों के लिए, 3 to 4 ईयर के लिए बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो उनको भी एनकरेज करा जाना चाहिए कि स्टोरी टेलिंग या रीडिंग वो कुछ करना शुरू करें। लाइक अगर छोटे बच्चों की बात करते हो तो वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो स्कूल जाने से पहले वो स्टोरी टेलिंग तो पेरेंट्स स्टोरी ज्यादा सुनाते हैं, बट अगर रीडिंग की बात करें तो ABCD 1 2 3 वो क्या कहते हैं स्टार्ट कर देते हैं। इनके लिए भी जो स्क्रीन टाइम है वो बेसिकली 1 आवर से ज्यादा नहीं होना है। इनके लिए बात करें कि फिजिकल एक्टिविटीज, तो फिजिकल एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की होनी चाहिए, दैट इज फॉर 180 मिनट्स। एंड वैरायटी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड, अलग अलग टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज वो करेंगे। और स्लीप क्वालिटी की अगर हम बात करें तो दैट इज स्लीप टाइमिंग्स आर 10 to 13 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप दैट इज रिकमेंडेड फॉर देम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की दैट इज चिल्ड्रन। देखो फर्स्ट पॉइंट आपका डायरेक्टली आपको याद रखना है कि 1 से लेके 3-4 तक जितने भी साल के बच्चे हैं उनके लिए कुछ और था। अब हमने बात करनी है चिल्ड्रन एंड यूथ के बारे में, क्योंकि अगर हम आपको बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बताएं तो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज चाइल्डहुड को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। बट हमने यहाँ पर यूथ और चिल्ड्रन दोनों को कंबाइन कर रखा है। तो क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से बनते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज जो यूथ के लिए हो या अर्ली चाइल्डहुड के लिए हो वो कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना है आपको। यहां पर बात कर रहे हैं चिल्ड्रन एंड यूथ की, तो बेसिकली ये इसमें ज्यादातर डेवलपमेंट किसका होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स का और फाइन मोटर स्किल्स का। तो फाइन मोटर कंपोनेंट्स का जब डेवलपमेंट होता है तो उनको दैट रखना है कि उनको एक स्पेशल केयर देनी चाहिए। स्पेशल केयर देने के साथ साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट और उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, सो दैट वो क्या करे उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है रैपिड होता है उस समय, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करना सीखते हैं, साथ में उनके अंदर मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि उनके लिए जो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए वो बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटीज
1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटीज तो इनको करनी मस्ट है, और अगर वो 1 घंटे की एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक सेशन में भी कर सकते हैं, पूरा 1 घंटा खेल लिया एक साथ वो भी, और 2 सेशंस में भी कर सकते हैं। और इनके लिए जो एक्टिविटीज होती है वो होती है थ्रोइंग, रनिंग, किकिंग, कैचिंग, साइकिल राइडिंग। और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की बात करें तो बच्चे होपिंग करना बहुत पसंद करते हैं, रोप स्किपिंग करना बहुत पसंद करते हैं। फन गेम्स में पीटी स्कूल्स में अगर हम बात करें तो पीटी एक्सरसाइजेस और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, सो दैट उनका डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके लिए 5 to 6 आवर्स के बच्चों के लिए 10 to 12 आवर की स्लीप क्या होती है, रिकमेंडेड होती है। और अगर हम उसके लिए 7 to 12 ईयर्स के बच्चों की बात करें तो 9 to 11 आवर्स की स्लीप क्या होती है, रिकमेंडेड होती है। ध्यान रखना है आपको सबको, जब आप क्या कर रहे हैं, इसके नोट्स बना रहे हैं, और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ में इस वीडियो के कमेंट में आपको पीडीएफ लिखना है, तो पीडीएफ जब लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसके पीडीएफ शेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडल्ट्स की, सो एडल्ट्स बेसिकली कौन होते हैं, एडोलेसेंस के बाद जो एज आती है दैट इज एडल्ट्स। तो एडल्ट्स बेसिकली यहां पर 18 to 64 की एज कैटेगरी वाले जितने हैं वो क्या है, एडल्ट्स हैं। तो इनके लिए बेसिकली क्या है, मस्कुलर बच्चे जो होते हैं स्कूल से पास आउट होते हैं, क्या होते हैं, जिम ज्वाइन कर लिया ताकि कॉलेज में भी जाके दिखाना है। तो यहाँ पर मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग की बात करें और एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज, एक इंडिविजुअल गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं बच्चे। उनको खेलना, इंडिविजुअल गेम खेलना पसंद है, ऐसे नहीं कुछ भी खिला दिया, वो चीज पसंद नहीं है उनको यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज करना पसंद है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बच्चे क्या हो रहे हैं, जब फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं या मस्कुलर अपनी बॉडी को बनाना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उनको प्रोटीन की डाइट बहुत ज्यादा लेनी है, सो दैट उनके मसल्स क्या हो, बिल्डअप हो सके। अगर यहाँ पर आप मसलर स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मसल्स क्या होता है, टेयर होते हैं जब हम जिम में जाते हैं, तो देखो ऐसे करके टेयर हो जाएंगे ना, जिम में जाएंगे तो मसल्स ग्रो होंगे, तो मसल्स जब ग्रो होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करना है, प्रोटीन की डाइट लेनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम इनकी फिजिकल एक्टिविटीज की बात करें तो 150 to 300 मिनट्स पर वीक। अब हमने वीक की बात करी, 7 दिन के अंदर उनको मिनिमम 6 घंटे का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अगर वो 6 घंटे का वर्कआउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जो इंटेंसिटी होगी उसे 300 जो पर मिनट्स होंगे एक्टिविटीज के, वो क्या होंगे, मॉडरेट होंगे। और वाइब्रेंस जो मतलब रैपिड, जो बहुत ज्यादा तेजी से मूवमेंट करने हैं, जिसमें इंटेंसिटी जिसकी बहुत हाई होगी, वो होंगे 75 to 150 मिनट्स। ठीक है। एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो एक्टिविटीज लाइक योगा, आसन, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, स्विमिंग करना बहुत पसंद होता है। 18 से जो 64 साल तक के लोग होते हैं उनको स्विमिंग करना बहुत पसंद होता है। और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, देखो हमने इसमें बात करी थी कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज करना बहुत पसंद करते हैं बच्चे। नेक्स्ट अगर हम इसकी स्लीप क्वेश्चन यही आता है बेटा, लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द स्लीप टाइम रिकमेंडेड फॉर 18 to 64 इयर्स ऑफ एडल्ट्स। उनके लिए आपको ध्यान रखना है 7 to 9 आवर्स की स्लीप क्या होती है, रिकमेंड की जाती है। तो बेटा ध्यान देना है सबको आपको कि ये जो बेसिकली नोट्स जो आप कर रहे हैं, तो ये नोट्स बेसिकली आपके लिए ही है, और आपको क्या करना है, आपको इनको पढ़ना है, पढ़ेंगे तो भी स्कोर करेंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज लास्ट एज, दैट इज ओल्ड एज, या इसको बेसिकली ओल्डर एडल्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है। ओल्ड एज मतलब 65 सीनियर सिटीजन से हो गए, जो 65 साल से ऊपर हो गए। 65 साल से ऊपर के लिए क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और एरोबिक। कई बार देखा है तुम लोगों ने अस्थमा से, अलग अलग प्रॉब्लम, डायबिटीज से, ये जो थोड़े एजेड हो जाते हैं उनको क्या होता है, इन कॉमन डिजीजेस से, लाइफस्टाइल कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज से क्या करते हैं, बहुत जल्दी उनको बहुत जल्दी हो जाती है कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि इनका कई बार होता है कि बुढ़ापे में क्या होता है, बैलेंस नहीं बनता बॉडी का, तो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस क्या करते हैं, ये परफॉर्म कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज तो इनका भी सेम है कि 150 से लेके 300 मिनट तक की एक्सरसाइजेस हफ्ते में क्या करना है, इनको मॉडरेट पे करनी है। और 75 से लेके 150 मिनट की जो एक्टिविटीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी के साथ करनी है। हाई इंटेंसिटी के साथ अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो हाई इंटेंसिटी के ट्रेनिंग के साथ मतलब इन्होंने रनिंग, फास्ट रनिंग कर ली ट्रेडमिल पे, तो वो हाई इंटेंसिटी से हो गई। ठीक है। अगर इनकी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज की बात करें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज बेसिकली क्या करेंगी, अगर ये रेगुलर योगा आसन परफॉर्म करेंगे तो वो बेसिकली क्या करेंगे, लोअर कर देंगे किसको, रिस्क को, जो कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं लाइक अस्थमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जितने भी प्रॉब्लम है इनको क्या करेगा, लोअर डाउन करने का, कम कर देगा। अब ध्यान देंगे इनके स्लीप आवर्स की, तो इनके स्लीप आवर को रिकमेंड किया जाता है 7 to 9 आवर्स के लिए। तो ध्यान रखना है कि ये जो कुछ कॉमन WHO ने
फिजिकल एक्टिविटीज या WHO ने कुछ गाइडलाइंस रिकमेंड करी है, उसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। इससे 1 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की बात करें तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में बहुत सारी डिफॉर्मिटीज होती है, तो आपको ध्यान देना है। फ्लैट फुट, जिसको मैंने आपके यहाँ पर बिल्कुल कॉमन वे में लिख दिया है, इनके साइंटिफिक नेम भी लिख दिया है, कितने मार्क का क्वेश्चन को साथ साथ क्लियर करते जाएंगे हम यहाँ पर। फ्लैट फुट जिसको बोलते हैं पेस पेनिस, ठीक है। नॉक नीज जिसको बोलते हैं गैनोवेलम, बोलेक्स दैट इज गैनोवेरम, राउंड शोल्डर, उसके बाद स्कोलोसिस को बोलते हैं एसओएससी कर्व, लोडोसिस दैट इज होलो बैक, काइफोसिस दैट इज हंचबैक। और लोडोसिस की अगर हम बात करें तो इसको स्ट्रे बैक भी बोलते हैं। डिफॉर्मिटीज क्या है? डिफॉर्मिटीज बेसिकली क्या होती है? जब बॉडी आपकी क्या हो उस अलाइनमेंट में ना हो जो अलाइनमेंट में बेसिकली उसको रहना चाहिए, वो प्रॉपर शेप में ना रहे, जिस प्रॉपर शेप में उसको रहना चाहिए उस प्रॉपर शेप से क्या हो जाए, उसकी शेप बिगड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटी आती है दैट इज नॉक-नीज। अगर हम नॉक-नीज की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम इज गैनोवेलम। तो गैनोवेलम बेसिकली क्या है? बेसिकली क्या है? नीज एक दूसरे से स्ट्राइक कर रही है या ओवरलैप कर रही है। यहां देख सकते हो एक नॉर्मल जो पर्सन है वो खड़ा है इस पोजीशन में, और जो नॉक नीज वाला है उसकी क्या हो रही है? नीज क्या हो रही है? आपस में स्ट्राइक कर रही है। तो ध्यान देना है, दिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन व्हिच बोथ द नीज क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं या ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं हम? नॉक नीज। तो ड्यू टू दिस डिफॉर्मिटी एन इंडिविजुअल यूजुअली फेसेस डिफिकल्टी व्हाइल वॉकिंग। जब एक इंडिविजुअल क्या होता है इस डिफॉर्मिटी से फेस कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली उसको क्या होता है? चलने में या रनिंग करने में क्या होती है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान रखना बेटा आपको, इसकी कॉजेस क्या हो सकते हैं। इसके अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चंस बोन्स की डिजीज से आ रहा है, बोलेक्स, नॉक नीज, फ्लैट फुट, ये सारी जो बोन्स की डिजीज है, तो ध्यान रखना बेटा इसके जो कॉमन कॉजेज होते हैं और कॉमन जो इसके क्योर करने के करेक्टिव मेजर्स होते हैं वो बेसिकली सिमिलर ही होते हैं। तो ध्यान रखना है इसके बेसिकली कॉजेज क्या क्या है? वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स। ध्यान रखेंगे अगर हम ओवरवेट रख रहे हैं, वो बॉडी हमारी क्या हो रही है? ओवरवेटेड है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? पूरा वेट, एंटायर वेट बॉडी का कहां चले जाएगा? लेग्स पे चले जाएगा, तो वो कॉज कर सकता है नॉक-नीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैक ऑफ बैलेंस डाइट, हम अपनी डाइट में कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर नहीं कर रहे, तो कैल्शियम का व्हेन वी आर नॉट इनटेकिंग इट प्रॉपर्ली देन इट कैन कॉज नॉक-नीज। तो इसके मेन करेक्टिव मेजर्स क्या क्या है? कैसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसको? इट कैन बी करेक्टेड थ्रू हॉर्स राइडिंग। ये बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान रखना है। हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट रेमेडी टू क्योर नॉक-नीज, क्योंकि क्या होता है जब हम हॉर्स राइडिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन आवर लेग्स। तो सेकंड की अगर हम बात करें, वी मस्ट कीप अ पिलो इन बिटवीन आवर नीज whenever possible। जब हम क्या हो, हम सो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना चाहिए? पिलो रखना चाहिए, सो दैट हमारी जो नीज बेसिकली जो स्ट्राइक कर रही है ऑटोमेटिकली वो कर रहे हैं दूसरे से दूर रहे। नेक्स्ट पद्मासन, हमें क्या करना चाहिए? पद्मासन परफॉर्म करना चाहिए एंड वी मस्ट टेक, पद्मासन की पोजीशन देख सकते हो, पद्मासन कैसे है? सो पद्मासन परफॉर्म करना है एंड वी मस्ट टेक अ प्रॉपर न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट, जिसमें क्या हो सारे अमाउंट जितने भी न्यूट्रिएंट हमारे को हमारी क्वांटिटी में चाहिए वो बेसिकली हमें क्या हो पाए, मिल पाए, और हम बेसिकली इस डिजीज, इस डिफॉर्मिटी को क्योर कर पाए। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें दैट इज बोलेक्स, इसको बोलते हैं गैनोवेरम। और गैनोवेरम की अगर हम बात करें इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ नॉक-नीज। तो ध्यान रखना है नॉक-नीज की बिल्कुल अपोजिट है। नॉक-नीज में जब नीज स्ट्राइक कर रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है? गैनोवेरम दैट इज बोलेक्स में क्या होता है? नीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाती है और बहुत ज्यादा गैप मेंटेन होता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इन विच डिफॉर्मिटी बेसिकली द एंकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। तो ध्यान रखना है बोलेक्स में क्या होता है? एंकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और लेकिन नीज में क्या होता है? बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। तो बेसिकली इसमें देखेंगे, सो बोलेक्स में बेसिकली देखेंगे तो बोलेक्स में क्या हो रहा है? नॉक-नीज की बिल्कुल अपोजिट है। नीज क्या होती है? स्ट्राइक हो रही थी, यहां पर क्या है? देयर इज अ ह्यूज गैप इन बिटवीन। तो इसको इसके कॉजेस क्या होते हैं? अगर हम ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हैवी वेट कैरी कर रहे हैं, लेग्स पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो जिम जाते हैं, तो जिम जाने में आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा अमाउंट में वेट को नहीं कैरी करना, ठीक है? तो उससे क्या हो सकता है? कैन कॉज बोलेक्स। लैक ऑफ बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम प्रॉपर नहीं है, फास्फोरस प्रॉपर नहीं है, वो बेसिकली हेल्प करते हैं हमारी बोन्स को क्या करने में? स्ट्रॉन्ग करने में। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो ऑटोमेटिकली दे कैन कॉज दिस डिफॉर्मिटी।
नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, अगर मैं प्रॉपर वे में नहीं वॉक कर रहा तो ऑटोमेटिकली इट विल आल्सो कॉज बोलेक्स। बच्चों को पहले ही उम्र में अभी आए नहीं है, उससे पहले उनको क्या करना, फोर्स कर देना कि बेटा स्टार्ट वॉकिंग, तो स्टार्ट वॉकिंग तो वो तो बेटा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अभी तो स्टार्ट वॉकिंग कर तो दिया, लेकिन बाद में क्या करेगा, इट विल कॉज बोलेक्स, इट कैन कॉज नॉक नीज। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज करेक्टिव मेजर्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली सिमिलर होते हैं जो भी हमारी डिफॉर्मिटीज है, कैल्शियम की कमी से बोन्स में जो भी डिफॉर्मिटीज है तो उसके कॉजेज सिमिलर होते हैं करेक्टिव मेजर्स कुछ। तो इसमें ध्यान रखना है कि बैलेंस डाइट प्रॉपर लेनी है, प्रॉपर बैलेंस डाइट लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, हमें बच्चों को अर्ली स्टेजेस में चलने के लिए फोर्स नहीं करना है। नेवर स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है हैवी वेट कैरी करके बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको स्टैंड नहीं करना है। यूज ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंट्स एंड अ प्रॉपर बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। वॉक बाय बेंडिंग टोज इनवर्ड, क्योंकि गैप ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या करना है, आपको अंदर की तरफ लेग्स करके क्या करना है, चलना है, सो दैट क्या हो, नीज अंदर क्लोजर वापस आनी शुरू हो जाए। और अगर आप प्रॉपर मसाज ले सकते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, मसाज लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो क्योर करेगा और बोन्स क्या होंगी, नियर बाय आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज फ्लैट फुट। फ्लैट फुट को बोलते हैं पेस प्लेनस। एक क्वेश्चन आता है एक मार्कर कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फ्लैट फुट, तो फ्लैट फुट इज बेसिकली पेस प्लेनस, ठीक है। अब इस पेस प्लेनस में क्या होता है, अब देखो आपकी जो फीट होती है, बेसिकली आपकी फुट में क्या होता है, एक आर्क प्रेजेंट होता है, यहां पर देख सकते हो देयर इज अ हेल्दी, दिस इज हेल्दी फुट एंड देयर इज अ आर्क प्रेजेंट इन दिस। और अगर हम यहां बात करें फ्लैट फुट की, तो यहां फ्लैट फुट में बेसिकली क्या हो रहा है, आर्क कोई प्रेजेंट नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्लैट फुट। तो यहीं पे सेम लिखा है, इट इज अ डिफॉर्मिटी इन व्हिच देयर इज नो आर्क एंड द फुट इज कंप्लीटली फ्लैट। फ्लैट है, पूरी कंप्लीटली फ्लैट है, वो कोई आर्क प्रेजेंट नहीं है। और इंडिविजुअल्स जब इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको प्रॉब्लम होती है वॉकिंग में, स्टैंडिंग में, रनिंग में, बहुत देर तक लॉन्ग टाइम तक स्टैंड नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, हैवीनेस हो जाएगी बॉडी में तो ऑटोमेटिकली वो कॉज करेगा फ्लैट फुट को, क्योंकि फ्लैट फुट में क्या होगा, आर्क हटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम तक हम खड़े रहेंगे विद कैरिंग हैवी वेट, तो ऑटोमेटिकली इट विल कॉज पेस्टलेनेस। नेक्स्ट इज यूज ऑफ पुअर क्वालिटी फुटवेयर विच उनके जिनके कोई आर्क ही नहीं है, अगर आपने शूज कोई पहना का तो ध्यान रखिएगा आपको जब भी पहनना है तो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ आर्क प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। नहीं अगर हम आर्क वाले शूज पहनते तो ऑटोमेटिकली इट विल कॉज फ्लैट फुट, वो फ्लैट होनी शुरू हो जाएगी फिट आपकी। पुअर फॉल्टी पोस्चर्स, आपके पोस्चर्स क्या हो, आपकी बॉडी पूरी प्रॉपर अलाइन ना रहे तो उसमें इट कैन कॉज फ्लैट फुट। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस को ध्यान रखना है कि आपको जो स्पोर्ट्स शूज पहनने हैं वो प्रॉपर शेप और साइज के होने चाहिए, ज्यादा हाई हील शूज नहीं पहनने, और कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से और उससे भी बात करनी है कि बेसिकली इसको मैं कैसे और क्योर कर सकता हूं। नेक्स्ट इज करेक्टिव मेजर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ताड़ासन लगा रहे हैं, फ्लैट फुट में ताड़ासन लगा रहे हैं, तो ताड़ासन इज द बेस्ट वे टू क्योर फ्लैट फुट। और आपको क्या करना है, पिक अप मार्बल्स विद टोज से मार्बल उठाने शुरू करने हैं, वज्रासन परफॉर्म करना है, और बेसिकली वॉक ऑन वुडन स्टेयरकेसेस पे क्या करना है, वॉक करना है। नेक्स्ट इज राउंड शोल्डर। तो ये एक ऐसी डिफॉर्मिटी है राउंड शोल्डर जिसमें क्या होता है, शोल्डर राउंड हो जाते हैं, मतलब आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं, ऐसे की तरफ, ठीक है, बेंड हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि बेसिकली क्या होता है, आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कंसर्न क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम में। डिफरेंट स्पाइन प्रॉब्लम कैन अराइज बिकॉज ऑफ राउंड शोल्डर। तो ध्यान दीजिए इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, ज्यादा वेट कैरी कर रहे हो अपने शोल्डर पे, बच्चों के बहुत ज्यादा वेटेड बैग्स हो रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, कॉज करेगा राउंड शोल्डर को। पुअर पोस्चर, ऐसे झुके रहना या लैपटॉप पे काम करना झुक के, तो वो भी क्या करता है, राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर के पोस्चर क्या होते हैं, देखो राउंड शोल्डर में क्या, आपका मुंह नीचे की तरफ हो जाता है और आपके शोल्डर बेसिकली क्या होता है, डाउन हो जाता है। अगर नॉर्मल वे में मैं अगर ऐसे खड़ा हूं, ऐसे ना खड़े होके मैं क्या करूं, ऐसे लॉन्ग ऐसे डाउन हो जाओ तो ऑटोमेटिकली इट विल कॉज राउंड शोल्डर। कैरिंग हैवी वेट on the shoulders it will cause round shoulder. next is इसके प्रिकॉशन है, बहुत देर तक हमें क्या करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, किसी भी सिस्टम पे बैठना नहीं चाहिए। आपको पोस्चर अपना नीचे करके बैठे हो और काम करे जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या कॉज करेगा, राउंड शोल्डर। टाइट फिटिंग क्लोथ्स नहीं पहनने, टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी क्या कॉज करते हैं, राउंड शोल्डर में। इसके करेक्टिव मेजर क्या होते हैं, इसके करेक्टिव मेजर होते हैं कि हमें ऐसे ना खड़े होकर प्रॉपर ऐसे खड़े होना है, वी शुड स्टैंड इन अ करेक्ट पोस्चर। नेक्स्ट इज
वी मस्ट कीप द फिंगर टिप्स ऑन आवर शोल्डर, और शोल्डर के साथ में क्या करना है, हमें अपने शोल्डर्स को क्या करना है, पीछे की तरफ साइडवर्ड और आगे फॉरवर्ड की तरफ क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने हैं। परफॉर्म चक्रासन एंड धनुरासन, धनुरासन और चक्रासन को परफॉर्म करना है। और अगर हो सके तो घर पे एक बार लगवा लीजिएगा, जिसमें क्या करें आप हॉरिजॉन्टल बार में अपने आप को ऊपर की तरफ खींचना शुरू करें, और स्ट्रेच करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, राउंड शोल्डर को क्योर करेगा। अब 3 डिफॉर्मिटीज आती है स्पाइन की। अभी तक तो हमने लेग्स की डिफॉर्मिटी की बात करी और शोल्डर की डिफॉर्मिटी की बात करी, अब आती है 3 डिफॉर्मिटी स्पाइन की। तो ध्यान देना है, 3 स्पाइनल डिफॉर्मिटी कौन कौन सी है, काइफोसिस, लोडोसिस एंड स्कोलियोसिस। तो पहली डिफॉर्मिटी है दिस इज काइफोसिस। काइफोसिस की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं हंचबैक। तो hunchback is a deformity in which the spinal curvature, in which there is an increase in the exertion of the backward curvature and decrease in forward curvature curve। अब क्या है, इसको सिंपल भाषा में पढ़ते हैं कि क्या है, आपका जो फॉरवर्ड वाला पोर्शन है वो क्या हो जाए, आगे की तरफ बेंड हो जाए, और पीछे ये जो हिस्सा स्पाइन वाला हिस्सा क्या है वो पीछे की तरफ निकल जाए। तो दैट इज काइफोसिस, कुबड़ापन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, काइफोसिस बेसिकली क्या है, इट इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइनल कर्वेचर, जिसमें क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो जा रही है आगे की तरफ, और जो पीछे वाला जो एरिया है स्पाइनल एरिया वो क्या हो रहा है, वो बैकवर्ड हो जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। इसके कारण क्या है, इट कैन बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, कोई इलनेस हो गई उसकी वजह से हो सकता है, अगर हम शोल्डर पे बहुत ज्यादा हैवी वेट कैरी कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, और हम क्या हो रहे हैं, जब वॉक कर रहे हैं तो हमें बार बार ऐसे ऐसे आदत है चलने की, कुबड़ा करने आदत है, आगे की तरफ बेंड करके चलने की आदत है, तो ऑटोमेटिकली उससे क्या हो सकता है, काइफोसिस हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर देखिए नॉर्मल स्पाइन दिख रही है आपको, नॉर्मल स्पाइन की अपोजिट अगर बात करें काइफोसिस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड में बेंड कर रहा है, और एक्सर्शन कहां आ जा रहा है, नीचे की तरफ क्या हो जा रही है, बॉडी अंदर की तरफ घुस जा रही है, और आगे वाला हिस्सा कहां जा रहा है, आगे की तरफ गिर रहा है। तो ध्यान रखना है, बैलेंस प्रॉपर एप्लीकेशन क्या है इसकी बैलेंस डाइट प्रॉपर लेनी है आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी चल रहे हैं तो आपकी बॉडी क्या हो, स्ट्रेट रहे। आपको अवॉइड करना है कि आप बहुत ज्यादा देर तक आप अपने ऊपर वेट को कैरी ना करें। ठीक है, वेट को अगर नहीं कैरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्या रहेंगे, शोल्डर्स क्या रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम ध्यान देंगे तो आपको बेंड हेड बैकवर्ड एक्सरसाइज, मतलब अगर ऐसे खड़े हैं तो ऐसे पीछे वाली एक्सरसाइज करनी है, पीछे वाली एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्पाइन स्ट्रेट होनी शुरू हो जाएगी। जब स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली काइफोसिस की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, क्योर होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज चक्रासन और भुजंगासन को लगाना है। चक्रासन और भुजंगासन या कोबरा पोज को अगर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये डिफॉर्मिटी क्योर हो जाएगी। आपको शोल्डर राउंड फिर आ गया, जो राउंड शोल्डर की बात करी थी, राउंड शोल्डर में भी बॉडी बेंड थी और काइफोसिस में भी, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, अपने नीज, अपने दोनों टिप्स, हैंड्स जो फिंगर्स की टिप है वो बेसिकली क्या करनी है, अपने शोल्डर पे रखनी है और अपने शोल्डर को गर्डल करना है। शोल्डर क्या करना है, घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस इज एस और सी कर्व, एस और सी कर्व। पुष्पाराज देखा होगा, सामने देखा होगा, पुष्पाराज, पुष्पा झुकेगा रे साला। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पोस्चर डिफॉर्मिटी में क्या होता है, एक तरफ साइड बेंड हो जाती है, साइडवर्ड बेंड हो जाती है, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, स्पाइन बेसिकली क्या हो रही है, टिल्ट हो जा रही है एक साइड में, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। तो इस डिफॉर्मिटी में बेसिकली जो लेंथ होती है, देखो द होल लेंथ ऑफ द स्पाइन, उसमें क्या होता है, चेंज आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें दिस कॉजेस क्या है इसके, अगर आपकी क्या है, शॉर्ट लेग है या लेग लेंथ डिफरेंसेस है तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी। अगर आपको एक साइड में फ्लैट फुट है, एक लेग में फ्लैट फुट है, एक में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली तभी हो जाएगी। अगर हम वेट को बहुत ज्यादा कैरी कर रहे हैं, हैवी लोड कैरी कर रहे हैं शोल्डर पे, तो भी हो जाएगी। हेरिडिटिकल वजह से, कि हेरिडिटी हो जाए, मतलब पेरेंटिंग में है, ग्रैंडफादर को था या किसी को भी था, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, आपके जीन्स में भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज अगर कोई पैरालिसिस, जिसको क्या है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको भी ये बेसिकली क्या हो सकता है, इट कैन कम स्पाइनल, अगर मसल्स की कोई प्रॉब्लम है तभी भी ये हो सकता है। इसी करेक्टिव मेजर क्या होता है, आप त्रिकोणासन परफॉर्म करो। अगर मान लो राइट साइड में है तो ऑटोमेटिकली, अगर लेफ्ट साइड में आप त्रिकोणासन लगाने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ये स्कोलियोसिस क्या होगा, क्या होना शुरू हो जाएगा। आपको अवॉइड करना है कि आप हैवी वेट को कैरी ना करो। ठीक है, ध्यान रखना है, आपको प्रोन पोजीशन में लेटना है और अपनी चेस्ट को क्या करना है, लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और नीचे की तरफ डाउन लेके आना है। तो ऑटोमेटिकली उससे भी क्या होगा, स्पाइन स्ट्रेट होनी शुरू होगी, इरेक्ट होनी शुरू होगी। ठीक है,
नेक्स्ट इज द मेन डिफॉर्मिटी दैट इज लोडोसिस, जिसको हम बोलते हैं होलो बैक या स्वे बैक, ठीक है, होलो बैक या स्वे बैक। तो इस डिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें तो इसमें इनवर्ड कर्वेचर, बागा देखा ना, बागा ऐसे करके खड़े हो जाता है बागा, तो बागा की पोजीशन जो बेसिकली वो है वो कौन सी है, लोडोसिस की पोजीशन है, जिसमें क्या हो रहा है, इनवर्ड कर्वेचर आ जा रहा है। ये वाला पोर्शन तो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल जा रहा है, और ये जो ऊपर वाला अपर पोर्शन है वो क्या हो रहा है, पीछे की तरफ चले जा रहा है। तो बागा की पोजीशन जो है वो बेसिकली क्या है, लोडोसिस है, ठीक है, जिसको हम स्वे बैक भी बोलते हैं। ध्यान दो, देखो कॉजेस क्या क्या है इसके, हैबिचुअल ओवर ईटिंग, अगर हम क्या करते हैं ओवर ईटिंग ज्यादा करते रहे तो ऑटोमेटिकली ये वाला पोर्शन क्या होगा, आगे की तरफ आता रहेगा, और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, पीछे की तरफ चल जाएगा। इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट, डिजीज अफेक्टिंग वर्टिब्रा, वर्टिब्रा कॉलम में अगर कोई डिजीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो क्या कॉज करेगी, वो कॉज करेगी आपका लोडोसिस को। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, अगर प्रॉपर्ली मसल्स डेवलप नहीं हुए तभी भी क्या हो सकता है, इट कैन कॉज लोडोसिस। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइजेस प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं लेकिन एक तरफ कर ली दूसरी तरफ नहीं करी, दूसरी तरफ एक्सरसाइज नहीं करी, परफॉर्म ही नहीं कर रहे, इम्प्रॉपर वे में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, लोडोसिस करेगा। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन आपको क्या करना है, बैलेंस डाइट, मैंने अभी बताया देखो बैलेंस डाइट अगर आप प्रॉपर लेते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो हर एक डिफॉर्मिटी को क्या करता है, क्योर करता है। नेक्स्ट इज कीप द बॉडी स्ट्रेट, अगर हमारे पेट क्या है ऐसे निकल गया है तो अगर हम अपनी बॉडी को अगर आगे की तरफ बेंड करें तो आगे की तरफ अगर हम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, क्योर करेगा लोडोसिस को। नेक्स्ट इज अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विद हैवी वेट, अगर हैवी वेट कैरी कर रहे हो तो वो तो डिफॉर्मिटी क्योर करेगा ही करेगा भाई, ध्यान रखना। किसी भी डिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें तो उसमें देखो यहाँ पर 3 डिफॉर्मिटी की अगर हमने बात करी, 3 की नहीं, हमने 7 डिफॉर्मिटी की बात करी, तो सब में एक चीज कॉमन थी, दैट इज अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग फॉर विद हैवी वेट। हैवी वेट के साथ आपको बहुत ज्यादा वॉक नहीं करना है। डोंट वॉक, सिट और स्टैंड इन बेंड पोजीशन, बेंड पोजीशन में बैठे हुए नहीं बैठना है, तो क्योंकि उससे क्या होगा, बेसिकली स्पाइन में प्रॉब्लम आएगी, और स्पाइन में प्रॉब्लम आएगी तो वो डिफॉर्मिटी कॉज करेगी। अब ध्यान देंगे इसी करेक्टिव मेजर के, हलासन लगाना है, पश्चिमोत्तानासन लगाना है, हलासन परफॉर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली तभी भी क्या होगा, डू सिट अप स्लोली सिट अप लगाने हैं। stand to attention and touch the feet with hands, ठीक है, अटेंशन खड़े होकर क्या करना है, अपने फीट से अपने हैंड से क्या करना है, अपने टच करना है कि आप नीचे की तरफ फ्लोर को टच कर सको। नेक्स्ट इज लाइट ऑन योर बैक एंड लिफ्ट फीट वर्टिकली, तो ऑटोमेटिकली सर्वांगासन की पोजीशन में अगर आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहे हैं, वो भी क्योर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं, यहाँ पर रेटिंग 3 स्टार है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई। तो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इज वेरी स्मॉल, अब तो बढ़ गया है लेकिन पहले नहीं था, ठीक है। तो अगर हम वुमेन्स की बात करें तो अगर क्वेश्चन बनता है एक बार ये भी बन सकता है कि व्हेन डिड फर्स्ट टाइम विमेन्स पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स, तो पहली बार ओलंपिक गेम्स में बेसिकली विमेन ने पार्टिसिपेट किया था 1900 में, 1900 में, तो ध्यान रखना सबको 1900 में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन हम इंडियन की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडियन विमेन ने पहली बार ही पार्टिसिपेट किया था 1952 में, 1952 में वो भी जिम्नास्टिक्स के इवेंट थे कुछ, उनमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है 1952 में पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, और 1900 में पहली बार ओलंपिक गेम्स में इसको वुमेन्स को क्या करा गया, इंट्रोड्यूस करा गया ओलंपिक गेम्स में। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई वुमेन डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसमें व्हाई वुमेन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स, तो टाइम कंसंट्रेंट्स, तो ध्यान रखना है कि वुमेन्स अपने आप को डोमेस्टिक ड्यूटीज में ज्यादा रिस्पांसिबल मानती है इंस्टेड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एनी फिजिकल एक्टिविटी, उनको लगता है कि क्या है, वो क्या है, घर के लिए बनी है। अगर मैं पहली वाली एंशिएंट ओलंपिक की स्टोरी भी बताऊंगा तो एंशिएंट ओलंपिक में बेसिकली वुमेन्स को क्या करा जाता था, बैन किया जाता था, ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। तो ऐसे ही यहाँ पर वुमेन्स को अभी भी क्या लगता है कि उनके लिए स्पोर्ट्स के लिए कोई टाइम नहीं है, उनका जो काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है, डोमेस्टिक है, घर का खर्चा जो बिल्कुल घर के काम करने के लिए है, वो दे आर वेट फॉर ओनली फॉर दैट ओनली। नेक्स्ट इज सोशल कंसेंट, एक ऐसा एटीट्यूड बन गया है सोसाइटी में कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज नेगेटिव, वुमेन अगर पार्टिसिपेट करेंगी तो वो तो घर के लिए है, यही माना जाता है कि अगर वो बाहर निकल रही है, सोसाइटी में निकल रही है तो वो क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन रहे, स्पेशल कोचेस ही नहीं रेगुलेट हो रहे क्योंकि वुमेन्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही।
वुमेन्स पार्टिसिपेट करेंगी तो अभी तो वुमेन्स अपने आप दूसरी वाली वुमेन्स को सिखा पाएंगे। जब तक वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली वुमेन्स भी कम पार्टिसिपेट करेंगे और वुमेन कोचेस हमारे को कम मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एब्सेंस ऑफ स्किल्स, देयर आर वेरी फीमेल कोचेस। अगर फीमेल कोचेस, देखो ऐसा तो नहीं है ना कि वो स्पेशली वो जाएं मेल्स कोचेस के पास कि हमें सिखाओ। कहीं ना कहीं एक माइंड सेट होता है फीमेल्स का, वो अपनी बात नॉर्मल वे में एक फीमेल से कर सकती है, बट वहां पर अगर कई बार अगर क्या हो वहां फीमेल कोचेस मिले तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा फ्रीली बात कर पाएंगे। तो ध्यान रखना कि एब्सेंस ऑफ स्किल्स को कोचेस ही नहीं, फीमेल कोचेस ही नहीं हो तो ऑटोमेटिकली स्किल्स ही नहीं सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट इज कंसर्न फॉर पर्सनल सेफ्टी। आजकल के टाइम पे तुम देख ही रहे हो क्या हाल है सोसाइटी के, आए दिन कोई ना कोई केस आता रहता है। कल की बात देख लो गाजियाबाद में क्या हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको छोड़ो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के। अगर तुम लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज गो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड कमेंट, प्लीज कमेंट PDF to get the PDF of these notes which have been prepared for you only। चेक कर लीजिए कितने प्यारे नोट्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो फिजिकल बेनिफिट्स की बात करें, देखो फिजिकली फिट होना, दैट इज कोई डिजीज ना रहे, दैट इज फिजिकल फिटनेस। तो फ्यू क्रॉनिक डिजीजेस, जो भी क्रॉनिक डिजीज है उसको क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ ओबेसिटी, वर्कआउट कर रहे हो, आपको पता है कितना आपने वर्कआउट करना है, तो वर्कआउट ऑटोमेटिकली करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा आपकी ओबेसिटी को। हेल्थियर मेंस्ट्रुएशन, अब विमेन्स क्या करती है, हर मंथ उनके मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, तो अगर ऑटोमेटिकली विमेन्स वर्कआउट करते हैं तो उनके मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, प्रॉपर टाइम पे होते हैं। नेक्स्ट इज बेटर पर्सनालिटी, एक पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी, आपका शेप स्ट्रक्चर बॉडी का क्या होता है, एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट की अगर बात करें तो हायर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहती है, एक अच्छी इमेज बनाती है अपनी सोसाइटी में। उसके बाद में उनको उनके अंदर क्वालिटी ऑफ टीम वर्क, अलग अलग लोगों के साथ जब कोलैबोरेट होकर वर्क करती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, टीम वर्क डेवलप होती है। नेक्स्ट इज लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, उनको पता रहता है कि उनको सोसाइटी में किस तरीके से रहना है और किस तरीके से सोसाइटी को लीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल बेनिफिट्स की, तो सोशल इंक्लूजन मतलब सोसाइटी में इंक्लूड, अपने आप को इंक्लूड कराना चाहती है, ठीक है, इंक्लूड करा के ही रहती है। सोशल इंक्लूजन इज बेसिकली एडिंग अप, ठीक है, इंक्लूड, किसी को इंक्लूड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरकम बैरियर्स, अलग अलग बैरियर्स जो उनके सामने आते हैं उनको क्या करती है, ओवरकम करती है। ब्रेकिंग जेंडर डिफरेंसेस, उनको जेंडर डिफरेंसेस, अब उनके लिए कोई ये नहीं पता उन्हें कि मेल है फीमेल है, कुछ नहीं, मैं भी वही हूं, मेरे को यहाँ कंपेयर फीमेल मेल से मत करो, ये ऐसे लिखते हैं ना, ऐसा समझाती है वो सोसाइटी में अपने आप को। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बेटर सोशल पर्सनालिटी, सोशल उनकी पर्सनालिटी क्या होती है, डेवलप होती है। वो अब तुम देख लो पॉलिटिक्स में विमेन्स आर वेरी मच इंडल्ज्ड इनटू पॉलिटिक्स नाउ दीस डेज, आप देख सकते हो, बिकॉज उनकी क्या होती है, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी क्या कर लिया, ग्रो अप कर लिया है। नेक्स्ट अगर बात करें स्पेशल कंसीडरेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल कंसीडरेशन की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमें क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में। तो पहली चीज है मिनाक, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनाक। बेसिकली क्या होता है मिनाक का, जो फीमेल्स में पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो या ब्लीडिंग स्टार्ट हो, गर्ल्स क्या करें, मेंस्ट्रुएट करना शुरू हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मिनाक। बड़ी इजी बात मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मिनाक में बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिनाक में बेसिकली क्या होता है, ध्यान देना है, जो मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस होती है वो फीमेल्स में 12 to 14 इयर्स की एज से स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन आता है एक मतलब कि फ्रॉम व्हाट टाइम द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट इन गर्ल्स, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट इन गर्ल्स फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 14 इयर्स। ध्यान रखना है, कई बार मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस जल्दी हो जाती है बिकॉज उनकी बायोलॉजिकल, उनकी सिस्टम, बॉडी के सिस्टम की वजह से क्या होता है, हेरेडिटिकल प्रोसेस की वजह से कई बार होता है कि उनके मेंस्ट्रुएशन क्या होता है 12 से पहले हो जाते हैं, ठीक है, तो अर्ली मिनाक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी ऑफ 22 to 35 डेज, 22 दिन से लेके
नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और ये हर महीने में 7 दिन तक की साइकिल हो सकती है, 3 से 7 दिन तक की साइकिल हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज बेसिकली इट इंक्लूड्स इर्रेगुलर और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस। जब बॉडी में बेसिकली क्या है, हार्मोन्स क्या हो ना, बैलेंस ना हो, तो उसकी वजह से क्या हो, कई बार फीमेल्स को में क्या हो, उनकी साइकिल नॉर्मल ना हो। मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन की साइकिल मैंने अभी आपको बताई 22 से लेकर 35 दिन की साइकिल जो होती है, या तो उससे छोटी हो जाए या उससे ऊपर हो जाए, 22 35 डेज से ऊपर चली जाए साइकिल, तो उसको बोलते हैं आप मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। प्रॉपर वे में मेंस्ट्रुएशन जो आने चाहिए थे वो ना आए, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। लिखा देखो मेरे, नॉर्मल साइकिल लाइज फॉर 3 to 7 डेज इन वीमेन एवरी मंथ। हर विमेन में मेंस्ट्रुएशन अगर हो रहे हैं तो वो बेसिकली कितने दिन के होते हैं, वो बेसिकली 3 से 7 दिन के होते हैं। और एक टॉपिक आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज बेसिकली 55 साल की उम्र के बाद क्या हो, इनके मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाए, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, ध्यान रखना, हमारे बुक में दे नहीं रखा मेनोपॉज नहीं, लेकिन फिर भी आपको मेंस्ट्रुएशन अगर पढ़ा रहे हैं तो मेंस्ट्रुएशन में आपको पता होना चाहिए कि मेनोपॉज एक टॉपिक है, एक वर्ड है, छोटा सा वर्ड है कि विमेन्स क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन, उनकी मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, स्टॉप हो जाते हैं अपने आप। वो कब होते हैं, वो 55 की एज के बाद होते हैं, तो वो क्या होता है, मेनोपॉज। नेक्स्ट इज फीमेल एथलीट ट्रायड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली ट्रायड क्या है, एक सिंड्रोम है जिसमें 3 चीजें, 3 कंडीशंस क्या हो रही है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और विमेन्स में, फीमेल्स में बेसिकली क्या हो रहा है, जब फीमेल्स अपनी जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट उनको है वो उतना नहीं ले पा रही, तो वो क्या होती है, वो पूरी नरिश नहीं हो पाती, प्रॉपर वे में नरिश नहीं हो पाती, तो उस पोजीशन, उस सिंड्रोम बेसिकली को बोलते हैं हम फीमेल एथलीट ट्रायड। और इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्टियो इज रिलेटेड टू बोन्स, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस में इसमें बोन डेंसिटी कम होने की वजह से बोन्स क्या हो जाती है, कई बार वीक होती हैं और उसके बाद वो बोन्स क्या होती है, टूटने लग जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली इस वजह से होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैल्शियम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं इनटेक डाइट में, तो ये तीनों एक दूसरे से क्या होती है, इंटरलिंक्ड होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एमेनोरिया। एमेनोरिया कई बार, एमेनोरिया बेसिकली क्या है, जिसमें पीरियड्स क्या हो, एब्सेंट हो जाए, मतलब विमेन्स को मेंस्ट्रुएशन हो ही ना, तो वो क्या है, एमेनोरिया है। और एमेनोरिया 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इट इज प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया वो एमेनोरिया है जिसमें क्या हो, जो अभी मैंने बताया ना आपको कि फीमेल्स, गर्ल्स में बेसिकली पीरियड कब से स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी 12 to 14 इयर्स की एज में। तो प्राइमरी एमेनोरिया वो है कि जनरली जो फीमेल्स का प्यूबर्टी में जो पीरियड स्टार्ट होने की एज है उसमें क्या हो, उनके मेंस्ट्रुएशन ना हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। और सेकेंडरी एमेनोरिया की बात करें तो जनरली बेसिकली क्या होता है, जो गर्ल्स होती है वो क्या हो, उनका मेंस्ट्रुएशन 3 महीने से या 3 महीने से ज्यादा के लिए, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं लेकिन क्या हुआ, एक बार मेंस्ट्रुएशन रुकी और वो 3 महीने से 3 महीने से ज्यादा के लिए रुक गए, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया 2 पढ़े हमने टॉपिक। नेक्स्ट इज ईटिंग डिसऑर्डर। अब ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, एक्सेसिव खा लेना या बहुत थोड़ा सा खाना, ईटिंग, खाने के डिसऑर्डर जो है, व्हेन आवर ईटिंग इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, चैनलाइज वे में नहीं है, तो ये बेसिकली क्या है, दिस ऑर्डर इज रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, एक मेंटल इलनेस है। और ध्यान रखना है, इट कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ an individual by physically, it can affect the health of an individual by mentally, mental effect भी हो सकता है इसका, physical effect भी हो सकता है। और इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको 2 पार्ट में क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर के, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। ध्यान रखना, एनोरेक्सिया नर्वोसा बेसिकली क्या कैसे कैरेक्टराइज होता है, इसमें क्या होता है, हमें डर रहता है कि हम क्या करेंगे, हम कुछ खाएंगे तो हम वेट गेन कर लेंगे, ठीक है, तो वेट गेन करने की वजह से क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा ख्याल रहते हैं, हम क्या हो जाते हैं, इसको बार बार सोचने लग जाते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो हम वेट गेन करेंगे, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, खाना ही कम कर देते हैं, अपनी डाइट क्या करते हैं, बिल्कुल कम कर देते हैं, लो डाइट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, दूसरा आता है बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या करें, हम अलग अलग मेथड्स को यूज करके, हमने खाया है और हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग मेथड को यूज कर रहे हैं,
हम खा रहे हैं और सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग मेथड हमें लग रहा है कि हमने खा लिया, अब हम वेट गेन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग मेथड को यूज करके वॉमिट कर देते हैं, अपना जितना खाया हुआ खाना निकाल देते हैं उसको बाहर, तो दैट इज सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग मेथड। अलग अलग पिल्स को यूज करके, तो क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि विच इज द मेथड इन विच excessive use of laxative or diuretics is being used, तो आपको ध्यान रखना है वो बुलियन क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग मेथड्स को यूज करके बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं, बेसिकली पतला करने की कोशिश करते हैं। सो आपका ये चैप्टर बेसिकली यहाँ खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से